और लगता है कि जिंदगी एकदम पटरी से उतर गई है, उस समय में आप क्या करते हैं और उस समय में आपकी क्या सोच होती है और कैसे उससे आपका ओवरकम होते हैं आप? इन्हीं सब सवालों को लेकर के हम आपको अपने पॉडकास्ट में, जेनजी टॉक्स में, हम आपसे एक ऐसे होनहार जेनजी से आपको बात करेंगे, देखेंगे कि उनसे उनकी चीज़ों के स्ट्रगल के बारे में और स्ट्रगल के टाइम में उन्होंने कैसे धैर्य रखा, संयमित रह करके, और आज जो मुकाम हासिल किया है उन्होंने, उस मुकाम के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे साथ हैं तुषार पांडे। तुषार, आपको कब ये विचार ख्याल आया कि आपको म्यूजिक की दुनिया में आप कदम रखेंगे तो शायद आप उसमें कामयाब हो पाए? क्योंकि आपको जैसे सर मेरे को याद है कि मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सर, अगर मैं एक कॉन्टेक्स्ट में पहले दे दूं जितने भी ऑडियंस है, सर सोचा नहीं था कि इसको जो मैं ऐसे ही मजाक मजाक में उठाऊंगा, शायद इससे मेरे जो ड्रीम्स होते हैं सर, हर एक सपने जो 20 साल की उम्र का एक लड़का सोचता है कि माँ बाप को विदेश घुमाना है, खुद के पैसे से गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, सेटल होना है, 10,000 चीजें होती है सर। तो आई वॉज नेवर नोइंग कि ये एक्चुअल में वो एक सही डिसीजन होगा। एक्चुअली हुआ क्या सर, घर पे पापा और दादी मतलब जेनेटिकली हमारे पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी कई सारे लोग म्यूजिक में रहे हैं, बट मेरे को ऐसा कुछ वो रूट आगे तक आया नहीं था। ऑन अ सडन एकदम से सर घर पे हुआ क्या कि पापा की 10-15 साल पुरानी हारमोनियम कोई ला के वापस दिया था। तो एकदम से लगा कि कुछ नया चीज है लाइफ में, एकदम से कुछ नया है। तो सर वो पहला गाना सीखा था यूट्यूब से, तुझे देखा तो है जाना सनम, और हर जगह वही प्ले करता था हारमोनियम पे सीख साख के। तो सर वहां से वो इंटरेस्ट एकदम से शुरू हुआ था कि मतलब वो नया चीज था सर, कुछ एकदम से आउट ऑफ सडन कुछ नया आया। तो यूट्यूब से 2-4 ऐसे गाने सीख लिया, 4 सीख रहा हूँ। तो महीने 1.5 महीने सर करते करते वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया था। फिर पापा ने बोला एक काम कर, तेरे को मैं छोटा वाला वो कैशियो कीबोर्ड एक ला के दे देता हूँ। उस समय पे वो 3-3.5 हजार का था, मेरे को याद है। तो वो आया तो फिर वही सारे गाने दोबारा मैंने कैशियो को प्ले करना शुरू किया। तो डिटेल में बोलो सर, शॉर्ट समरी में बोलो। आप एक इंटरनेशनल हिस्सा भी बनते जा रहे हैं जी। ये 10वीं में आपको जो ख्याल आया कि मैं म्यूजिक चुनूं, जी और म्यूजिक के बाद आपको एक म्यूजिक का कोर्स करने का भी ख्याल आपको आया जी था कि मैं इसमें ग्रेजुएशन करूंगा, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे। जी वो हालात क्या थे? जर्नलिज्म का कोर्स किया। तो एक म्यूजिशियन सोचता है 10th-12th के बाद कि ग्रेजुएशन करूंगा तो मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर में करूंगा, सही बात। लेकिन हालात की वजह से आपने कर नहीं पाए। तो क्या वो वाकया रहा होगा और उस समय में आपकी मन स्थिति क्या थी? सर बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो उसका शुरुआत सर एक्चुअली हुआ क्या, 10th में जब मेरा म्यूजिक का कोर्स का 1 साल हो गया था, तब इंडिया गॉट टैलेंट शो होता है सर, सब कोई जानता है। तो वो शो का ना स्टेट वाइज में अपना अपना एडिशन होता है, जैसे दिल्ली गॉट टैलेंट, हरियाणा गॉट टैलेंट, चेन्नई गॉट टैलेंट, बैंगलोर गॉट टैलेंट। तो चेन्नई गॉट टैलेंट का सर शो उस समय पे हो रहा था। उस समय कौन सी क्लास में थे आप? सर मैं 10th में था उस समय पे मैं। तो 10th में मेरे क्वार्टरली जस्ट खत्म हुए थे। तो मेरे को सर वो पिछली रात ही मालूम चला कि ऐसा ऐसा एक शो आया है, और अगर मैं जीतता हूँ तो शायद से, मेरे को आई एम नॉट श्योर सर, लेकिन मेरे को अगर मैं जीतता हूँ तो मेरे को वहां से वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल सकती है इंडिया गॉट टैलेंट के लिए। और ये 2016 की बात है सर। मैं बहुत खुश था उस चीज को सोच के। लेकिन सर जब मैं उसको सोचा ना कि इस पे अप्लाई करे, सबने मना कर दिया मेरे को, बोला कि यार मत कर, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें। तो मम्मी से पूछा सर, फिर भैया से पूछा, सबसे पूछा, सबने बोला कोई बात नहीं, कर लेगा बेटा, लेकिन टाइम लेके कर, नेक्स्ट टाइम वाले में अटेंड करना। तब सर एक्चुअली वहां पे हुआ क्या, मेरे पापा मेरे को समझाए, और बड़ी इमोशनल चीज थी वो। एक्चुअली सर जब 3 साल का मैं था, जब भैया स्कूल जाते थे, तो पापा उस समय पे बिजनेस नहीं था, वो पान का दुकान चलाते थे। तो मेरे को दिन याद है सर, जब 3 साल का था तब मेरे को पापा ने पान लगाना सिखा दिया था। मेरे को लोग चिन्ना बोलते थे, क्योंकि साउथ में छोटे बच्चों को चिन्ना बोलते हैं। तो पापा ने वो दिन याद दिलाया, जब तू 3 साल का, और मैं कत्था चूना लगा के पान बेच सकता, बाप का हाथ बढ़ा सकता है। तो मेरा तो सपना था कि मैं एक्टर बनूं। तो एक बार कोशिश तो कर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो उसमें क्या शो करना था आपको? सर चेन्नई गॉट टैलेंट बेसिकली एक टैलेंट शो है सर। वहाँ पे कई तरीके के टैलेंट आते हैं।
कोई म्यूजिशियंस आते हैं, नहीं, तो कोई आपका डांसर टैलेंट आए। क्या था? सर मैं वहाँ पे पियानो प्ले कर रहा था। पियानो हाँ, का? और मैं पियानो प्ले कर रहा था सर, और एक इंटरनेशनल सॉन्ग उसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। हम्म, उसका सर लेवल 8 एक था। लाइन, एक लाइन बता सकते हैं उसका? सर वो उसका म्यूजिक है वो शिप का पूरा एक मूवी है, प्रॉपर पायरेट्स के ऊपर है वो। तो उसका जो थीम म्यूजिक है सर, वो पियानो में लेवल 8 ग्रेड 8 का वर्जन मैंने प्ले किया था। हम्म, और लकीली उस समय पे कबाली मूवी जो रजनीकांत सर की बहुत फेमस मूवी है, तो उस मूवी के प्रोड्यूसर भी वहाँ पे आए हुए थे। तो जब मैंने प्ले किया और जब पूरा परफॉर्मेंस चला, मैं तो सर ऑलरेडी उम्मीद हार रखा था कि चलो ठीक है, हमने परफॉर्मेंस दे दिया, चलते हैं वापस घर। बट बहुत ड्रास्टिक मोमेंट था सर, जैसे ही मेरे को मालूम चला कि आई वाज द विनर ऑफ दैट शो। और मतलब फिर उस समय मतलब सर बहुत पहला अचीवमेंट था। एंड उसके बाद बहुत सारे दरवाजे खुले। जैसे उसके बाद मैंने सर कबाली मूवी है रजनीकांत सर की, उसमें मैंने वॉइस ओवर का मैंने काम किया था, तमिल टू हिंदी में। हाँ। 10वीं और 11वीं में बच्चा इमेच्योर होता है, उसमें वो राह ढूंढ रहा होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। सही बात है सर। लेकिन उस समय में रजनी साहब के साथ आपको काम करने का मौका जी। मिला था, तो आपको कितने दिन का काम मिला था और कैसे उसमें से आपको पैसे कमाए होंगे? कितने दिन काम किया होगा, कितना पैसा मिला होगा? क्योंकि सर 1000 करोड़ की मूवी थी वो। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या सर कि अगेन जो प्रोड्यूसर साहब थे वो चेन्नई's गॉट टैलेंट के वो जज थे, वन ऑफ द जज थे, स्पेशल फीचर गेस्ट थे। तो वो आए थे और उनको काम मेरा पसंद लगा था, क्योंकि सर मैं मल्टीलिंगुअल गाय जिसको तमिल और हिंदी दोनों बहुत अच्छे से आती है। सर मेरे को प्रोजेक्ट थोड़ा किसी के तमिल थ्रू बोल के सुनाइए, आप नॉर्थ इंडियन होकर के तमिल अच्छा बोलते हैं। सर एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो सर मैं बहुत क्विकली स्विच करता हूँ। जैसे अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मैं एकदम से भोजपुरी में बतिया लगिला, भोजपुरी तो हमारा टाइट बा। हाँ, அதுக்கப்புறம் நான் தமிழ்ல பேசினா தமிழ் ரொம்ப தூய தமிழ் நான் பேசுவேன் सर, ஏன்னா நான் பிறந்த ஊர் தமிழ்नाडु தான்। सो बहुत इजीली क्विकली मैं चेंज कर लेता हूँ सर। हिंदी और तमिल और भोजपुरी मेरा बहुत सुपर एक फास्ट है। बार बोल करके सुनाइए थोड़ा सर सा, उसके एक्चुअली बाद मैं फिर बात करूंगा आपको 1000 करोड़ की फिल्म के बारे में। சார் ஆக்சுவலி நான் பிறந்த ஊர் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் பிறந்தேன் நான்। அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து ஆக்சுவலி அவங்க வந்து வாரணாசிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் ஆயிட்டாங்க சென்னையில்। அவங்க செட்டில் ஆனதுனால வந்து எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, எனக்கு வந்து தமிழை நல்லா பேச தெரியும், எனக்கு வந்து எங்கள் மதர் டங் வந்து भोजपुरी நாங்கள் பேசுகிற லாங்குவேஜ்। அதுக்கப்புறம் भोजपुरी? भोजपुरी வந்து என்னோட मदर टंग। अब अब ये हो गया सर मेरा तमिल जो मेरा रीजनल लैंग्वेज है। अब मम्मी से अगर मैं बात करता हूँ सर, यहाँ पे वो सो कॉल्ड इंग्लिश बात करता हूँ, मम्मी का फॉलो पे टिपिकल भोजपुरी का, हाँ मैं गोड़ लगता नहीं क्या करते रहो कुछ जो ठीक आपने माना। जो आपने तमिल में बात की, हाँ उसकी मैं क्या भाषा में बात की, तो भोजपुरी में जरा सुनाइए, फिर हिंदी में सुनाइए। ठीक है। तो हमारे माई बाबू भइल का की ब्याह होए तो पहले ही हमारे बाबू जन बड़ा बाबू मतलब हमारे बाबूजी उ मद्रासे में सेटल हो गए वाला। चल हमारे बाबूजी बड़ा उ उनकर ब्याह के पहले उ काम धंधा खातिर उ मद्रास चल गेल रहलन। तो उधरे से अपन काम उम करके जब शादी उदी भइल तब हमार मम्मी उधरे चल गेल रहनी। तो ओकरे बाद का भइल कि हमरो जोन पैदाइशी बा उहो मद्रासी में भइल, पढ़ाई लिखाई उधरे भइल। तो उसे भइल का कि घर के अंदर हमनी के भोजपुरी बतियात नहीं जा और घर के बाहर तमिल बतियात नहीं जा। तो हमार जो तमिल रहे बहुत ज्यादा बढ़िया हो गइल रहे, और हमारे पापा रहलन ठेठ भोजपुरी वाला। देखिए सीखिए, मल्टी लैंग्वेजेस का हिसाब किताब है। हाँ, तो जेनजी अपने जमाने का सुपर हीरो में से हो सकता है, अगर वो ठान ले तो। हाँ, तो वही सर फिर यही मैंने बोला कि मेरा मॉम डैड बेसिकली हिंदी 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 में तो आप बात करते ही हाँ, हैं। हिंदी सर है, मतलब सर यही है कि मैं क्विकली बहुत अच्छे से चेंज कर लेता हूँ। एंड सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जेनज़ीज़ के लिए, अगर वो मल्टीलिंगुअल है, उनके पास बहुत स्कोप है सर। देखिए हेल्थ स्कोप भी लाइन में आपके पास है। हेल्थ लाइन में क्योंकि सर मीडिया में मेरे को प्रायोरिटी इसलिए मिली थी, ओवर क्राउडेड था सर उस समय पे, एक वेव आया था, सारे बच्चे मीडिया में आ रहे हैं। मैं सर इजीली स्टैंड आउट इसलिए कर पा रहा था क्योंकि सर अगर यूपी का चुनाव हो तो तुषार को याद करो, तमिलनाडु का चुनाव हो तो तुषार को याद करो, टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर इंग्लिश का चुनाव है तो भी तुषार को याद करो, क्योंकि सर तीनों चीज में ना मैं बहुत अच्छे से पकड़ रखता था। अब जब तक वहां पे था लोगों को लगता है अरे ठीक है लैंग्वेज बहुत हेल्प करता है सर, खासतौर पे इंडिया में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो वही सर ये सारी चीजें हेल्प की लैंग्वेज में। हाँ, और तब आप मुद्दे पे आते हैं हम लोग। 1000 करोड़ की फिल्म में आपको क्या फायदा हुआ था और कैसे उसमें आपको एंट्री मिली? सर एक्चुअली वो जो प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने किसी को बोला था कि इस बच्चे को बोलना कि मेरे मूवी में मेरे को डबिंग का काम है। तो सर वो ना विजय प्रोडक्शंस, विजय जो एक्टर विजय उनका जो प्रोडक्शन हाउस है, उनका वी प्रोडक्शंस नाम का कंपनी है। तो उसके प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर थे वो उन्होंने बुलवाया था सुनील सर के थ्रू। सुनील सर एक म्यूजिशियन है वहाँ के बहुत फेमस। तो मैं वहाँ पे गया था सर, उन्होंने बोला था कि बेटा दिन का 6000 मिलेगा और करना कुछ नहीं है, कुछ साइड रोल्स हैं, तुम्हें इंस्टेंट सुनाया जाएगा। ये तमिल के वो बोल रहे हैं, "டேய் கொஞ்சம் நவுர்றா, கொஞ்சம் இப்படி போடா, கொஞ்சம் அப்படி போடா।" तो वो तमिल के कुछ डायलॉग्स हैं, आपको वो हिंदी में तुरंत ट्रांसलेट करना है।
तो तमिल का सुनाया जा रहा है, हमें हिंदी में डिलीवर करना है। और जितने भी साइड रोल्स हैं सर, छोटे-छोटे सब्जी वाला ये वो फलाना-ढिमकाना, तो हर दिन के 6,000 मिलते थे और मेरे भैया को भी बुलाया गया था। तो हम दोनों भाई सर दिन के 12,000 रुपए हम लोग कमा रहे थे। हम लोगों ने सर 4-5 दिन काम किया होगा, बैक टू बैक। गुड। तो देखिए, आपको स्किल आपको कभी भी पीछे नहीं हटाता, आपको आगे बढ़ाता है। तो आप याद रखिए, मल्टीलिंगुअल होना आपके लिए फ़ायदे का चीज़ हो सकता है। तो सर 2018 में हम 2 भाई मिलके 5 दिन का हम लोग 60,000 रुपए कमा लिए सर। उस ज़माने में सर बहुत बड़े पैसे होते थे, 60,000 रुपए ऑलमोस्ट आज के हिसाब से डेढ़ पौने 2 लाख रुपए। तो सर मेरा शौक था म्यूज़िक में कुछ करना है, तो सर मैंने कुछ नहीं सोचा आगे पीछे, मैंने अपना एक स्टूडियो बना लिया घर पे। सारे इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉपर कंप्यूटर खरीद लिया, माइक खरीद लिया, हेडफ़ोन्स खरीद लिया, प्रॉपर एक स्टूडियो बना दिया सर। फिर वहाँ से मैंने क्या किया, क्योंकि म्यूज़िक में एक हाथ पैर बढ़ाना है, तो मैंने सर एक ऑनलाइन एक अपना गूगल माई बिज़नेस में बना दिया कि मैं एक स्टूडियो है, वो वक्त प्रोडक्शन कुछ नाम था, मैंने सर याद नहीं सर अब तो। इस स्टूडियो का मैंने नाम रजिस्टर कर दिया कि कुछ अगर प्रोजेक्ट छोटे-मोटा है तो मैं प्रोडक्शन भी छोटा-मोटा सीखते रहूँ। तो मतलब सर वो ये जो किया उसमें एकदम घुस गया सर, लोग पागल ही बोलते थे, कह रहा हूँ ना सर। अब भी लोग बोलते हैं कि क्यों ये वीडियो बना रहा है, इतना क्यों कर रहा है? लेकिन सर आज आपके सामने मैं बैठा हूँ, अगर भगवान चाहे तो आज मेरे 10,000 फॉलोअर्स भी हो जाएँगे सर, और 3 महीने पहले शुरू किया था सर। ज़रूर होगा और मैं ये आपको शुभकामना देता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका इतना स्ट्रॉन्ग विल था कि जो आप हमें म्यूज़िक में ही जाना है। ये इंस्पिरेशन तो मैंने जान गया कि परिवार भी आपका साथ था, आपके पास ये था, लेकिन आपको क्या परिवार के तरफ से सपोर्ट मिल रहा था क्या? सर ऑनेस्टली बताऊँ तो नहीं, क्योंकि सर परिवार का ये था कि ठीक है, इंडियन सर पेरेंट्स का एक बेसिक मेंटालिटी होती है सर कि आपका पैशन को ना आप सेकेंडरी रखो, प्रोफेशन आप किसी और फील्ड में चूज़ करो। और क्योंकि भैया उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो भी दबाव से कि इतना स्ट्रगल था, उस उस वजह समय से में आपने धैर्य कैसे रखा? सर धैर्य क्या सर, लोग बोलते हैं सर अगर आपको कोई चीज़ करना है तो आप पागल हो जाओ सर। लोग मेरे को पागल बोलते थे, मेरे को वो दिन याद है कि अरे यार जब देखो तो म्यूज़िक म्यूज़िक करता रहता है, खाली टाइम में तो कुछ जगह हाथ हिलाता रहता है, कुछ न कुछ। तो लोग पागल बोलते थे सर, लेकिन मेरे को और कोई ऑप्शन था नहीं सर उस समय पे। तो 12वीं के बाद आपको ऐसा लगा कि जो है सो मैं म्यूज़िक में ही जाऊँगा। हाँ, तो म्यूज़िक से आपको अगर एडमिशन नहीं क्यों नहीं मिल पाया था आपको एडमिशन? सर एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे को बीएससी इन म्यूज़िक एंड ऑडियो प्रोडक्शन करना था सर, और वो 6 सवा 6 लाख का कोर्स था और फाइनेंशियल कंडीशन उस समय पे उतनी बेहतर नहीं थी सर। सर तो लोन तो मिलता था उसमें? सर लोन एक्चुअली नहीं मिला था, और वही एक कारण बना कि सर मैं म्यूज़िक को आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, वही एक कोइंसिडेंट है सर, बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ़ मतलब मेरे लाइफ़ का वो फेज़ है। हाँ। तो वो हुआ क्या कि 50,000 रुपए सर जो भी सिक्योरिटी होता है, एडमिशन फीस होता है, उसे पापा ने भर दिया था। उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था सर कि आपको बाकी के 1.5 लाख रुपए भरने हैं, फर्स्ट ईयर का फीस आपको भरना है 2 सेम का। तो कैश तो सर था नहीं और फाइनेंशियल बैकअप था नहीं। तो मैं और पापा बहुत सारे बैंक घूमे सर, बहुत सारे बैंक कि लोन दे दो, लेकिन कुछ रीज़न्स थे, पापा का एक्जिस्टिंग बिज़नेस लोन चल रहा था, शायद सिबिल डाउन था, उस वजह से लोन मिला नहीं और मेरे को एजुकेशन लोन से पास हो नहीं रहा था। तो आपको क्या लगा कि कैसा वो वक़्त रहा होगा? कितना तकलीफ़देह था वो? सर तकलीफ़ वही कह रहा सर, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट वो इसीलिए था क्योंकि सर जब पंजाब नेशनल बैंक में एक ब्रांच में गए थे चेन्नई में, तो उन्होंने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था। हम लोग 10, 15, 20 बैंक घूम चुके थे। तो पापा बोले चलो एक बार फिर से उसी बैंक में जाके ट्राई करते हैं। तो हुआ क्या सर, वो जो बैंक मैनेजर था ना, उसने ना पेपर ना ऐसे यूँ फेंक दिया टेबल पे, और मैं सर उस समय 16-17 साल 17-18 साल का लड़का, अब वो बोल रहे पांडे जी मज़ाक कर रहे हैं क्या? पहले ही बोलते नहीं हो पाएगा, दोबारा क्यों आए? अब पापा की आँख में आँस भर गया, मेरे को बड़ा अजीब हो, बोला अरे यार बाप तो रो रहा है, मतलब कि इतना कितना अपने को चीज़ पसंद है कि साला यही चीज़ करना है। तो क्या ईयर गैप उसी साल किया था आपने? एग्ज़ैक्टली सर, तो उस समय हुआ क्या, लोन मिला नहीं और पापा पूरे हाथ-पार मारे। फिर मैं पापा को जब इमोशनल देखा, पापा बोला कोई बात नहीं पापा, नसीब में म्यूज़िक लिखा रहेगा तो लाइफ़ में दोबारा करूँगा, आप छोड़ दो कुछ और पढ़ लेंगे। और सर वो 3-4 महीने का गैप हुआ, और साउथ में होता है क्या कि अगर आप 10+2 के बाद सर अगर आप गैप दे देते हो ना, आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलता है वहाँ पे, बहुत एजुकेशन लेके स्ट्रिक्ट है। म्यूज़िक से मीडिया में आना, क्या प्लान बी में शामिल था क्या? सर प्लान बी में शामिल नहीं था एक्चुअली। अ, बहुत सारे कॉलेजेस में सर चेन्नई में ट्राई किया एडमिशन लेने के लिए, अच्छे से अच्छे जब पैसे रेडी हो गए थे, वापस उसमें ट्राई करने की कोशिश की म्यूजिक में, तब हो नहीं पाता और मन भी हार गया था। तो बेसिक से बेसिक्स और एडवांस एडवांस किसी कॉलेज में हुआ नहीं। तो याद है सर, एकदम से ना मैंने एक मीडिया का एक ऐड देखा था टीवी पे, तो पापा ने देखा था, तो पिछली रात पापा देखे और पापा बोले कोई नहीं बेटा, म्यूजिक में नहीं कर पाए, मीडिया में कुछ ट्राई करते हैं। पापा ने फोन किया, पापा ने पूछा कि ऐसे ऐसे बेटे का परिस्थिति है, कर सकता है? तब उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि हाँ ईयर गैप भी है, तब भी कर सकता है। तो क्या मीडिया में एडमिशन लेने के बाद क्या आपके ज़हन में वो सवाल जो कौंध रहे थे कि मुझे म्यूज़िक करना है,
क्या उसका सपना पूरा होते हुए नज़र आया या कोई ऐसा मलाल रह गया था, हर दिन कचोटता था आपको कि मैं क्या कोर्स करने आ गया हूँ? सर ऑनेस्टली बोलूँ तो शुरुआत में तो सर वो फैंसी चीज़ लगा था कि एंकर बनेंगे, न्यूज़ एंकर बनेंगे, टीवी पे आएँगे, मतलब बहुत सारे लोग देखेंगे, जानेंगे, फेमस हो जाओगे। तो उस फेम के चक्कर में सर आ गया था, लेकिन कहीं न कहीं मन में सर एक दुःख था कि मतलब पूरा म्यूज़िक छोड़ दिया हूँ, प्रॉपर म्यूज़िक करना था, म्यूज़िक छोड़ के एकदम ही फ़ील्ड चेंज कर दिया हूँ। बट सर नसीब में लिखा था कि शायद मीडिया के थ्रू ही मेरा म्यूज़िक का करियर वापस बनेगा और वो एक सही मतलब सर डायरेक्शंस अलग था, लेकिन वो डेस्टिनेशन वही तो था। आज के ज़माने के अनुसार से कहें तो कंटेंट ब्रॉडकास्टिंग और आपका क्रिएटिविटी का एक फ़ील्ड था आपके लिए। तो क्या आपको वो म्यूज़िक का जो शौक था, वो आपको कहीं न कहीं ये नहीं कर पाया, आपको तोड़ नहीं पाया? सर उसने तोड़ने की बहुत कोशिश की और पहला 2 साल टूटा भी सर। मैं जब मीडिया में पहले साल में जब आया, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए भी पैशनेट हो गया था सर, क्योंकि अब पापा का एक नया ख्वाब था, कोई बात नहीं, तू म्यूज़िशियन नहीं तो एक एंकर बन के दिखा। मेरा सपना है कि तू फेमस हो, तेरे को लोग जाने। तो सर पहले साल की पढ़ाई से सर मैं अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं एबीपी न्यूज़ में एज़ एन एंकर, डिजिटल एंकर से छोटा-मोटा एंकर था। उसके लिए मैं काम करना शुरू किया, बतेरो न्यूज़ चैनल सर इधर-उधर काम किया। बहुत पैशनेट हो गया सर, तो 2 साल म्यूज़िक छूट ही गया। एकदम से पापा ने बोला, "सर एक काम करना, तेरा ये कीबोर्ड घर पे फालतू रखा है, धूल-मिट्टी लग रहा है, भिजवा देता हूँ, टाइम पास में घर पे बजा ले।" कि एक ज़बरदस्त मोड़ था, जी। जो आपको रातों-रात चेंज कर सकता था। ऐसा कोई वाक़या आपके ज़हन में नज़र आता है? याद है सर, एक्चुअली कॉलेज का सर फर्स्ट डे था वो और कभी घर परिवार से दूर था नहीं और तब मालूम चला सर कि एक्चुअली जो स्ट्रगल होती है, वो क्या होती है, हम माँ-बाप जो हम लोग बताते हैं चीज़ें, क्यों होती है फलाना-ढिमकाना, तो सर एक्चुअली हुआ क्या उस दिन सर पूरी माइंडसेट और मेंटालिटी बदल गई। डेडिकेशन, पैशन, जो इंटरेस्ट होता है, सारी चीज़ें बदल सर मैं डिसिप्लिन्ड हो गया था। क्योंकि सर घर से निकला था और पहला दिन था सर पीजी में था मैं और सर 10 घंटे ना वाईफ़ाई आ रहा वहाँ पे, ना मोबाइल नेटवर्क आ रहा और एक कमरे में बंद, कोई रूममेट भी नहीं और अनजान शहर, कहीं जा भी नहीं सकता। और पहले ही दिन सर मैं रूम से निकला, ईयरफ़ोन्स लगाए चल रहा था, किसी ने स्नैचिंग करने की कोशिश की, मैं मुँह के बल गिर बैठा। नोएडा का पहला दिन था सर मेरा, तो बहुत ही मतलब अजीब हो गया था, मैं डर गया था। फिर पापा ने बोला, "बेटा, एक्चुअल लाइफ़ तेरी अब शुरू हुई, तो फ़ोकस्ड रहना अब हर समय पे।" अच्छा, ये बैंड बनाने का विचार कब आया आपको? सर ये प्लान नहीं था सर, अगेन मैं यही बोलूँगा कि ये नसीब था, क्योंकि अब हुआ कैसे बहुत ही क्रॉसओवर स्टोरी है, बैंड का कोई मानता ही नहीं है चीज़। हुँ, सर हम लोग 3 लोग हैं, हम तीनों कॉलेज के दोस्त हैं, मैं, नितिन और मैडी। ये और मैडी भी साथ ही से शायद आपका हाँ सर, कॉलेज में हाँ, हम तीनों एक ही तीनों बैचमेट एक थे ही बैचमेट थे। और सर खास बात ये है कि हम तीनों बहुत अच्छे खास दोस्त बन गए। और जब दोस्त बन गए, फिर हमें मालूम चला कि वो दोनों भी म्यूज़िशियन है, मैं भी म्यूज़िशियन हूँ। हुँ, और नसीब की बात सर वो क्रॉसओवर क्या नहीं करते हैं? उसमें म्यूज़िक में क्या करते सर एक ड्रमर है, एक गिटारिस्ट है, मैं कीबोर्डिस्ट हूँ। और ऐसा भी नहीं हुआ कि 2 गिटारिस्ट है, तीनों गिटारिस्ट है, फिर क्या क्लैश हो रहा था, फिर काम नहीं मिलता। हम तीनों मिले सर, फिर हम बोले यार एक काम करते हैं, सिंगर-विंगर पकड़ते हैं, कुछ शो वो करते हैं। तो ऐसे ही सर फेसबुक के थ्रू फ्रीलांसिंग में कोई सिंगर-विंगर ढूँढ के कभी कुछ शो कर लिया। साल में 2, 3, 4 मोटा-मोटा किए। और सर वहाँ से बैंड बनने की जर्नी शुरू हुई थी। मैडी जो हमारा ड्रमर है सर, हैं? उसका हाउस ओनर ने एक बार बोला कि मेरा कोई दोस्त है, मोहित नाम है, वो शौक से गाना-वाना गाता है, भाई उसको ना एक गिटार वाले की ज़रूरत है, तो कि कोई गिटार वाला भेज दे। हुँ, तो मैडी ने सर नितिन को भेजा। तो अब वहाँ से मोहित भैया और नितिन रैंडम 2 लोग मिलके शोज़ करना शुरू किए। फिर वो सर 2 से फिर नितिन ने बोला कि भाई जो तेरे लैंडलॉर्ड के दोस्त हैं मोहित, उनको अब एक परकशन की भी नीड है, मतलब सर क्लैप बॉक्स जो बैठ के कुर्सी जैसा तो बैठ के प्ले करते हैं, उसकी नीड है। फिर मैडी जुड़ा, फिर ये तीनों खास दोस्त बने, फिर ये तीनों लगातार शोज़ करना शुरू किए। फिर सर एक दौर आया जब थोड़ा-सा बैंड का बजट बढ़ा, अब हम 4 पीस के लिए रेडी थे। हुँ, फिर मैं जुड़ा सर वहाँ से कीबोर्डिस्ट के लिए और तब तक सर हम बाहर भी शोज़ कर रहे हैं, इनके साथ भी शोज़ कर रहे हैं। मतलब हाथ-पैर मार रहे हैं, छोटे-छोटे शोज़ कर लिए, 2-3 हज़ार रुपए कमा लिए। तो ऐसे जैसे चल रहा था।